हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं एम शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका पेपर हुआ है प्रीवियस ईयर, जो अभी जल्द में पेपर खत्म हुआ उसका मैं आपका पेपर आज सॉल्व कराएंगे। इस पेपर में कैसा प्रश्न आया था, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, तो सारे प्रश्न फंसे हैं या नहीं फंसे हैं, वो आपको यहाँ पर हम गणना करवाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज में इसमें हम आपको पूर्ण रूप से सारी चीज़ें बताएँगे और हमारे पुराने छात्राएँ जो अभी तक वीडियो को देखा था उसमें प्रश्न को एक बार फिर से रिवाइंड करेंगे, और जो नए छात्राएँ हैं आने वाले हैं यानी कि बीएस थर्ड सेमेस्टर में आएंगे उनके लिए ये जो पेपर है बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके आने वाले पेपर से संयुक्त होगा और अच्छे से आप लोग तैयारी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे और हम आपको कुछ नया सिखाने का भी प्रयास करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के पेपर की तरफ कि पेपर में किस तरीके से प्रश्न आया था और कैसा पेपर होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम आपको अच्छे से समझाएंगे। इस यहाँ पे आपका पेपर कुछ इस तरीके से होगा। पेपर का कोड आपका 203 दिया गया है। बीए सेकेंड ईयर है आपका, सेमेस्टर थर्ड यानी कि थर्ड सेमेस्टर का आपका पेपर है। ये एग्जामिनेशन 2022-23 का है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत आपका मेजर और माइनर सब्जेक्ट आपका इंक्लूड किया गया है। मेजर सब्जेक्ट है हिंदी, आपका माइनर भी सब्जेक्ट है और मेजर भी सब्जेक्ट है। दोनों में से ये आप कर सकते हैं। जिनका माइनर सब्जेक्ट है उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र है, और जिनका मेजर है उनके लिए तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही है। अब इसमें हम बात करेंगे दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे पेपर कोड आपका ये दिया गया है और ये हिंदी गद्य है। सभी लोग जानते हैं, हमने आपको इससे पहले में आपको सारी चीज़ बताया था। हिंदी गद्य टाइम आपको पता है, बताया गया इसमें टाइम 2 घंटे का, और इसका मैक्सिमम आपका मार्क्स दिया गया है 75 नंबर, यानी कि 75 नंबर का आपका ये अंक दिया गया है। और आपका 25 नंबर आपको पर इसमें आपका प्रैक्टिकल से दिया जाएगा। तो ये 75 नंबर आपका पेपर से और 25 नंबर आपका आएगा प्रैक्टिकल से। अब आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे निर्देश दिया गया है। निर्देश में आपका आता है कि प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है। प्रत्येक खंड में आपका निर्देश दिए गए हैं कि निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। खंड आ, जिसे हम कहेंगे सेक्शन ए। निर्देश फर्स्ट आपका दिया गया कि सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित किए हैं। प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए। बहुत ही बढ़िया, ये आपको बताया गया। इसमें मैंने आपको पहले मॉडल पेपर सॉल्व कराया है, इसमें हमने आपको सारी चीज़ें बताई थी। और इसमें आपका फर्स्ट यानी कि आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, 10 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि आपका 30 नंबर फिक्स किया गया है। इसमें आपका आएगा दोस्तों, फर्स्ट का कहा कि हिंदी गद्य का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसमें हमने आपको पहले बताया था, तो हिंदी गद्य का आविर्भाव किस शताब्दी में माना जाता है। तो ये शताब्दी जो अगर पूछा जाता है तो सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं कि जब हिंदी गद्य का जो आविर्भाव होता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग में माना जाता है। किसके युग में माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के युग में माना जाता है, कि भारतेंदुत्तर युग जिसे कहते हैं हम लोग, उसके युग से हिंदी साहित्य का आविर्भाव, हिंदी गद्य का आविर्भाव माना जाता है। उसका फिर नेक्स्ट आपका आता है खंड खा। तो जैसे भी होता है आपको सारी चीज़ें हमने पहले क्वेश्चंस में बताया था, सॉल्व भी कराया था। तो क्या कैसे कैसे प्रश्न आया था इसमें हमने आपको ये भी बताया था। पहला का कहा भी आया था, हमने आपको पेपर में सारा चीज़ इंक्लूड करके सारा चीज़ एक एक प्रश्न आपको बताया था। फिर आता है हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाली 2 संस्थाओं के नाम बताओ। ये भी आपको हमने प्रश्न में बता ही दिया था कि जो प्रचार प्रसार है उसके बारे में इनकी 2 कौन कौन से हैं, इसको मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब इसमें आता है दोस्तों आपका फर्स्ट नंबर में तो काशी नागरी प्रचारणी आपका पहला संस्था हो गया, और दूसरा आपका आ जाता है इसमें, और सेकंड नंबर में आपका आता है गुजरात विद्यापीठ। तो ये आपके मुख्य रूप से 2 संस्थाएं हैं। उसका में थर्ड आपका तीसरा प्रश्न आता है कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है, यह किसके द्वारा। उसका में आपका आता है हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है। तो प्रथम आत्मकथा आपकी होती है अर्धकथा। अर्धकथा है, और ये किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों। तो ये आत्मकथा कौन सी है? अर्धकथा, जो 1661 में प्रकाशित हुई थी, और ये किसके द्वारा? बनारसी दास
जैन द्वारा ये क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। ये 1643 में प्रकाशित हुआ था। 1641 में इन्होंने लिखा था और 1643 में प्रकाशित हुआ था। किसके द्वारा, बनारसीदास जैन के द्वारा अर्धकथा। तो ये हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी थी, अर्धकथा, और ये किसके द्वारा लिखी गई थी, बनारसीदास जैन जी के द्वारा लिखी गई थी। तो इस तरीके से आपके प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया था। उसके बाद में फिर आपका आता है कि आपका तीसरा प्रश्न है कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी, यह किसके द्वारा लिखी, मैंने आपको बता ही दिया। फिर आता है घ नंबर, एकांकी किसे कहते हैं। एकांकी हमने आपको पेपर में पहले भी बता दिया था, एकांकी किसे कहते हैं। और एकांकी के संकलन त्रय से आप क्या समझते हैं, यानी कि संकलन त्रय होता है। एकांकी के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ बता ही दिया था इससे पहले। पेपर में जो आपको बताया गया है, इससे पहले मैं आपको एक एक पॉइंट और एक एक सारी चीज़ हमने आपको बताने का भी प्रयास किया था। अब हम इसमें आपको बता देंगे कि एकांकी किसे कहते हैं। अब एकांकी किसे कहते हैं, एकांकी के बारे में आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। एकांकी का मतलब होता है, एकांकी का मतलब होता है एक अंक वाला, यानी हिंदी एकांकी का जन्म जो है वो जन्म के विषय में विद्वानों में अनेक प्रकार से मतभेद हैं। एकांकी का मतलब होता है कि जो एकांकी उद्गम संस्कृत नाट्य साहित्य मानते हैं, उनमें आधुनिक एकांकी का प्राचीन नाटक परंपरा से है। यह मानना कितना भ्रामक होगा कि हिंदी एकांकी के सामने कोई भारतीय आदर्श ही ना था। तो ये एकांकी के बारे में बताएं कि किसी तथ्य अनुभूत, एकांकी का मतलब होता है कि किसी तथ्य अनुभूत या विचार के किसी महत्वपूर्ण अंश का एक अंक और एक अथवा अनेक दृश्यों में प्रभावपूर्ण तरीके से नाट्याभिव्यंजन ही एकांकी है। तो ये एकांकी का मतलब हो गया। एकांकी किसे कहते हैं, एकांकी का जो संकलन त्रय है वो किस प्रकार से है, जो इसका है मुख्य रूप से वो उसके जो तत्व हैं, इसको त्रय का मतलब होता है संकलन तत्व। कौन कौन से तत्व हैं, पहला तो कथानक आता है, दूसरा पात्र और चरित्र चित्रण, तीसरा संवाद हो जाता है यानी कथोपकथन जिसे कहते हैं, देश काल या वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य और रंग समेत। तो ये सारे आते हैं इसके अंतर्गत। उसके बाद फिर आता है नाटक के तत्वों को। आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, नाटक के तत्वों को नामोल्लेख कीजिए। नाटक किसे कहते हैं, नाटक के कौन कौन से तत्व हैं, इसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना होगा। तो आपको हम बता दें कि नाटक के बारे में जो नाटक के तत्व हैं, मैंने आपको इससे पहले भी पेपर में सारे चीज़ आपको एक एक करके बताया था। अब इसमें आपको लिखना होगा नाटक के तत्व निम्नलिखित रूप से हैं। नाटक के प्रमुख मुख्य रूप से 5 तत्व माने गए हैं। पहला तो आपका आता है कथावस्तु, दूसरा आपका आता है पात्र, तीसरा संवाद हो जाता है, उसका भी भाषा शैली आता है, और उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, देश काल और वातावरण। तो ये 5 मुख्य रूप से आपके नाटक के तत्व माने गए हैं। उसके बाद में फिर आपका आता है उद्देश्य और अभिनय। तो ये नाटक के मूल तत्व दिए गए हैं। इसमें आपका नाटक के जो तत्व हैं वो आपको यहाँ पे हमने बताया। फर्स्ट में कथानक हो गया, दूसरे में आपका आता है भाषा एवं संवाद, तीसरा भाषा एवं शैली, चौथा आपका वातावरण हो जाता है, उद्देश्य हो जाता है, फिर अभिनय हो जाता है। तो ये मुख्य रूप से क्या है, नाटक के तत्व। उसके बाद फिर आपका आता है डायरी से क्या आशा है। डायरी मैंने आपको इससे पहले भी डायरी का पाठ में आपको सारी चीज़ है, डायरी यानी कि डायरी को क्या है, डायरी के बारे में हमने आपको सारा चीज़ बताया था। डायरी से क्या है, किन्हीं 2 डायरी लेखकों के नाम भी आपको वहाँ पे हमने बताया था। तो साक्षात्कार में भी प्रतिष्ठा की विधा है, जो ये विधा डायरी हो साहित्यकार का दिन प्रतिदिन अनुभव एवं विचारों का लेखनीबद्ध करने के लिए प्रातः डायरी लिखते हैं। डायरी से प्रतिदिन के निरीक्षण, अनुभव एवं कार्यों का जो ब्यौरा लिखाता है उसे हम डायरी कहते हैं। जैसे डायरी का मतलब होता है दोस्तों कि जो पूरे दिन का काम काज करके रात को हम एक अपने डायरी में लिखे वही चीज़, तो उसे डायरी कहते हैं। यानी कि उसमें आपका विचार आ जाता है, भाव आता है और प्रतिक्रिया की प्रधानता होती है। तो ये आपके डायरी आ जाते हैं। अब किन्हीं 2 डायरी लेखकों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना होगा दोस्तों। उसका फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, कुबेर नाथ राय किस प्रकार के निबंधकार हैं, इनकी के कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है, नामोल्लेख कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपका, कुबेर नाथ राय किस प्रकार के निबंधकार हैं,
हमने आपको कुबेरनाथ राय जी के बारे में सारी चीज़ बताई थी, एक एक पॉइंट। कुबेरनाथ राय, सबसे बड़ी बात तो दोस्तों, कुबेरनाथ राय जी किस प्रकार के निबंधकार हैं, इसलिए आपका प्रश्न इससे पहले वाले एक पेपर के वीडियो में हमने आपको बता दिया था। तो ये मुख्य रूप से दोस्तों कुबेरनाथ भारतीय संस्कृत के उदात्त स्वरों का आधुनिक जीवन संदर्भ में एक व्याख्यायित करने वाले रसधर्मा ललित निबंधकार थे। ये क्या थे? एक ललित निबंधकार थे। और इनकी जो रचना है वो मुख्य रूप से नामोल्लेख है। इसमें आपका आ जाता है कुबेरनाथ राय जी की जो रचना है वो प्रिया नीलकंठी, रस आकेटक, गंधमादन, विषाद योग और विषाद बांसुरी, पर्ण मुकुट, मणि कुतुल के नाम से जाना जाता है। और इसमें मन पवन की नौका हो गया, त्रेता तथा बृहद शाम हो गया, कामधेनु हो गया। तो ये इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। फिर आपका आता है रिपोर्ट ताज। रिपोर्ट ताज से क्या आता है? रिपोर्ट ताज भी हमने आपको बताया था। सारा एक एक प्रश्न हमने आपको, जो ये प्रश्न आया है इसमें हमने आपका वीडियो में सारा चीज़ पढ़ा दिया था। ऐसा नहीं है कि हमने आपको कोई भी नहीं पढ़ा था। रिपोर्ट ताज किसे कहते हैं, यानी रिपोर्ट ताज विधा के किन्हीं दो लेखकों एवं उनकी एक एक रचनाओं के नाम लिखिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। रिपोर्ट ताज के बारे में लिखेंगे आप लोग कि जो रिपोर्ट ताज है, ये रिपोर्ट ताज किसे कहते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि रिपोर्ट ताज जो है, यह रिपोर्ट ताज एक ऐसी नवीनतम विधा है जो एक रचना, वर्ण, विषय और आंखों देखा तथा कानों सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाए जो पाठक की जो हस्तंत्री तार है वो झंकृत हो जाए, यानी कि जो अपने दिल की जो तार है वो क्या हो जाए कि एकदम से सन्नाटा छा जाए या आपको हिलने में मजबूर हो जाए, तो उसे हम कहते हैं रिपोर्ट ताज, और उसे हम कभी भूल ना सकें, तो इसी को हम कहते हैं रिपोर्ट ताज। और इस रचना का विधा जो हैं वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय में हुआ था। और इसके जो रिपोर्ट ताज का लेखन जो शुरुआत हुई जो शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा से मानता है, यानी कि जो शिवदान सिंह चौहान जी थे उनकी जो रचना थी लक्ष्मीपुरा, उन्हीं के समय में ये रिपोर्ट ताज का स्टार्टने की शुरुआत हुआ था। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट प्रश्न आपका 9वां प्रश्न है कि संस्मरण एवं रेखा चित्र में अंतर स्पष्ट करते हुए किन्हीं दो कीर्तियों का नाम उल्लेख कीजिए। संस्मरण और रेखा चित्र, ये भी हमने आपको संस्मरण भी बताया था और रिपोर्ट ताज भी बताया था। रेखा चित्र, संस्मरण और रेखा चित्र। संस्मरण में आप लोग लिखेंगे, इसमें हमने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी कि संस्मरण जो है, रेखा चित्र और आत्मचरित, इन तीनों में एक दूसरे का इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक दूसरे से कहीं जा मिलती है और कहाँ अलग कही जा सकती है। संस्मरण जो है वो रेखा चित्र भी मिलते हैं और रेखा चित्र जो है वो संस्मरण भी मिलते हैं। इनमें जो उदाहरण के लिए अगर बात करें तो महादेवी की गद्य लेखन में कभी कभी यह नियत करना कठिन हो जाता है कि अमुक रचना रेखा चित्र है या संस्मरण। फिर भी दोनों में अंतर है। रेखा चित्र में जहाँ चित्र की महत्व अधिक है वहाँ संस्मरण की स्मृति में, यानी कि जो संस्मरण है वो अपनी स्मृति को लेकर रखता है और जो रेखा चित्र है वो क्या करता है, वो चित्र के महत्व को अधिकता देता है। और इस संस्मरण में अतीत की घटनाएं होती हैं और रेखा चित्र में अतीत की अनिवार्यता होती है। संस्मरण लेखक निजी संबंधों एवं अनुभवों को आधार बनाता है, लेकिन जो रेखा चित्र है वो क्या करता है, वो ऐसे ही आधार बना देता है। और रेखा चित्र के प्रथम जो लेखक है वो श्री राम शर्मा जी की कीर्ति है। उनकी जो कीर्ति है वो बोलती प्रतिमा है, प्रथम रेखा चित्र है। और संस्मरण लेखक जो हैं, तो संस्मरण लेखक तो आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं संस्मरण लेखक। सच्चिदानंद हिरन व सेन अज्ञे जी संस्मरण लेखक हैं, उसका महादेवी वर्मा भी संस्मरण लेखक हैं। तो इस तरीके से अनेक प्रकार से आपको मिलते रहेंगे। महादेवी वर्मा की तो है ही संस्मरण लेखक महादेवी वर्मा। उसके बाद फिर आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी भी हैं। उसके बाद फिर आपका आता है जूठन आत्मकथा है, उनके रचनाकार का नामोल्लेख करते हुए
इसका केंद्रीय भाव बताइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। जूठन, हमने आपको जूठन के बारे में बताया था। जूठन आत्मकथा के रचनाकार का नाम ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं और इनका जो केंद्रीय भाव है वो किस प्रकार से है। केंद्रीय भाव जो है वो इन्होंने अपने दलित एवं साहित्य के विकास में इन्होंने भूमिका के कारण इन्होंने अपना साहित्य के आत्मकथा के रूप में लिखा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इनके जो ये है, ये दलित लेखक के रूप में इनको अलग से पहचाना जाता है। तो इसकी जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये रही क्योंकि इसमें जो इन्होंने बताया है जूठन में, वो किस प्रकार से इनका आदर्श सम्राट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रचनाओं के द्वारा इन्होंने कई चीज़ों में बुनियादी में इन्होंने परिवर्तन किया है। तो इनमें जूठन इनका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो उनकी जो रचना है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट की आत्मकथा लेखक मानी गई है। उसके बाद फिर आता है सेक्शन बी, यानी कि खंड आ से हमने आपको सारे प्रश्न और जो प्रश्न हमने आपको बताया था सारा आपका एक एक पॉइंट आया है। इसमें आपको हमने जूठन यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो जीवन परिचय है उसके बारे में भी हमने आपको बताया था। उनमें लेखक में भी बताया था। सारा चीज़ एक एक पॉइंट हमने आपको बताया था। तो सारे प्रश्न लगभग में आपको एक प्रश्न छोड़ के बाकी हमारे द्वारा आपको पढ़ाए गए सारे प्रश्न आए थे। आपका आता है खंडबा। इसमें आपका किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें आपको केवल 5 प्रश्न देने होते थे, लेकिन इसमें आपको केवल 4 प्रश्न देने हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको टाइम की महत्वता दी गई थी। पहले आपको इसमें हमने देखो वीडियो में सारी चीज़ की 5 प्रश्नों का आंसर देना होता था, लेकिन इसमें आपको 4 प्रश्नों के आंसर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न का जो अंक दिया गया वो 6 अंक का निर्धारित किए गए हैं। अब आपका इसमें पहला दिया गया है, पहला प्रश्न की ससंदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसमें दिया गया है राजनीति। राजनीति ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं है। राजनीति के पीछे नीति से हाथ भी ना धो बैठो, जिसका विश्व मानव साथ व्यापक संबंध है। राजनीति के लिए साधारण छलनाओं से सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए तुम अपने को चतुर समझने की भूल कर सकते हैं, परंतु भीषण संसार से एक प्रेम करने वाले हृदय को खो देनी सबसे बड़ी हानि है। या फिर आप इसको लिखें, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक है, केवल नीति और संदर्भित का ही नाश करती है, बल्कि बुद्धि का क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, तब उसकी जो पैरों में बंधी चक्की के समान उसे दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाती है। अच्छी हो की तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नत की ओर उठाती जाएगी। और ये आपका जो राजनीति मनुष्यों के लिए है, ये उत्तरा फाल्गुनी से दिया गया है। इसके जो लेखक हैं वो मैं आपको बताऊं कि इसके जो लेखक हैं कुबेरनाथ राय द्वारा लिखित हैं। तो ये आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना था यहाँ पे। तो ये आपका उत्तरा फाल्गुनी से दिया गया है। उसके बाद फिर आपका आता है अथवा वाला, इसको भी ये भी आपको समझ, ये आपका आता है मित्रता से है, जो मित्रता आचार्य शुक्ला जी के द्वारा यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये सारे आपके प्रश्न मैंने आपको बताया भी है। उसके बाद फिर आपका आता है मगर वजन चाहिए आप समझे नहीं, जैसे आपकी सुंदर बीड़ा है। भोला राम की दरखास्त पर रखा आता है, मेरी लड़की गाना बजा सीखती है और साधु संतों को बीड़ा अच्छे स्वर में निकालती हैं। उसके बाद फिर आपका आता है अथवा वर्षों की साहित्य साधना मेरा भोजन रहा, यही मेरी असली भोजन है। उन बिना चुपड़ी मोटी रोटियों में उसे कलाकार के साधना का तार देख रहा था। वही जो हिंदी की महान शक्ति ऐसे चूल्हा फूंकता है, कभी न सोचा था। तो ये आपका जो राजनीति दिया गया है, इसमें आपका ध्रुव स्वामी से दिया गया है। इससे सॉरी गलती हो गई, इसमें थोड़ा सा इससे पहले मैंने आपको जो बताया वो इसमें जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा था। उसका फिर ये आपको मित्रता से हमने बता ही दिया। उसका फिर तीसरा आपका आता है मगर वजन चाहिए आप समझे नहीं, आप कैसी या सुंदर बीड़ा है, इसकी भोला राम की दरखास्त पर रखा गया है, मेरी लड़की गाना बजा रही थी साधु संतों। तो इस तरीके से इन्होंने ये भारतवर्षोन्नत से हो गया है आपका। भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है। उसके बाद में फिर आपका आता है गैंग्रीन, ये आपका गैंग्रीन से है। और उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न, चौथा प्रश्न की फणीश्वरनाथ रेणु जी की कहानी के वैशिष्ट को प्रतिपादित कीजिए। ये भी हमने आपको फणीश्वरनाथ रेणु जी के बारे में पढ़ाया है। उसके बाद फिर आपका आता है पाँचवा
दीपदान जो महादेवी वर्मा जी की कथासार है, इसके बारे में आपको दीपदान के बारे में लिखना था। छठवां प्रश्न आता है कि भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है, शीर्षक निबंध में भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के उन्नति तथा में क्या उपाय है, तो इसका सारांश लिखना था आपको। 7वां नंबर है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक अवदान पर प्रकाश डालें, यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में यहाँ पे आपको लिखना था। 8वां नंबर आता है यात्रा वृत्तांत से आप क्या समझते हैं, राहुल संकृत्यायन की यानी कि यथावरी वृत्ति में संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो यानी कि जो राहुल संकृत्यायन जी के है, राहुल संकृत्यायन की अथातो घुमक्कड़ है, ये इनकी प्रमुख रचना है। तो ये 8वां ये इनकी यात्रा वृत्तांत के बारे में आपको लिखना होगा। 9वां प्रश्न है कि झांसी की रानी ही उपन्यास के आधार पर रानी लक्ष्मीबाई का चरित्र चित्र लिखिए। तो आपको इसमें से केवल 4 प्रश्न करने थे, तो जो भी आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से आपको करना होगा, और जिनका हो गया पेपर वो इस तरीके से आपको मैंने आपको सारे एक एक वीडियो बताया था। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक कि ये सारे प्रश्न आपको कोई नहीं बताएगा, और जो मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ ये सारे प्रश्न आपके पेपर में अच्छे से पूछा भी जाता है। उसका फिर आपका सेक्शन सी से खंड सा आपका दिया गया है कि नोट किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 10.5 अंक निर्धारित किया गया है। प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है वो 4.5 शब्दों में, नहीं पहले आपको 5 शब्दों में देना था, लेकिन अब आपको 450 शब्द में देना है। और वहीं आपका ये जो दिया गया है यानी कि 10वां प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि ध्रुव स्वामिनी एक समस्या प्रधान नाटक है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है ये। तो ध्रुव स्वामिनी में आपको ये लिखना होगा कि क्या ये किस प्रकार से प्रधान नाटक है। तो ये आपको यहाँ पे एक वो देना होगा, सारांश लिखना होगा, जिसमें आपको जो लेखक ने लिखा है कि क्यों इसमें प्रधान नाटक क्यों बनाया गया है, तो उसको यहाँ पे आपको लिखना है। इससे पहले मैं आपको ध्रुव स्वामिनी का भी एक सारांश बता दिया जो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप हमारी वीडियो अगर देखेंगे तो इसमें सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। 11वां प्रश्न है कि उपन्यास कला के तत्वों के आधार पर वृंदावन लाल वर्मा के प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास जो झांसी की रानी है उसकी समीक्षा कीजिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं आपके, मैं और सारे प्रश्न आपके पढ़ाए हुए आए हैं। उसमें फिर 12वां प्रश्न दिया गया है कि दलित आत्मकथा जो जूठन है, यानी कि जूठन आपका दिया गया ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है, उनकी प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। यानी जूठन जो आत्मकथा है उसके बारे में भी हमने आपको बता दिया था। उसमें फिर 13वां नंबर है कि कुबेरनाथ राय के निबंध यानी कि जो उत्तरा फाल्गुनी है के आसपास सिल्वर वशिष्ठ लिखिए। तो ये सारे प्रश्न आपको एक एक करके ये सारी चीज़ें हमने बता दिया, यानी कि इसमें से आपको ये भी बताया कुबेरनाथ राय की जो उत्तरा फाल्गुनी है। जूठन मैं बताने का प्रयास कर रहा था तो आपका पेपर नज़दीक आ गया था, इस वजह से नहीं बता पाया, और सारे सब्जेक्ट थे। वृंदावन लाल वर्मा जी के बारे में बता दिया था आपको, ध्रुव स्वामिनी पहले ही बता दिया था, और झांसी की रानी भी हमने आपको एक शॉर्टकट में आपको वहाँ पे समझा दिया था। तो दोस्तों इस तरीके से आपके सारे प्रश्न हमने आपको एक एक करके बताया। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक, और अगली वीडियो में हम आपको कुछ नया सिखाएंगे, और अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिए। अब अगले, और जिनका 3rd सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है वो 4th सेमेस्टर के लिए उनकी क्लासें बहुत जल्द मैं उनको सिलेबस के बारे में बता दूंगा। सिलेबस क्योंकि आती रहेगी, सिलेबस भी सारे बता देंगे। और जिनका 3rd सेमेस्टर चल ही रहा है वो आप लोग ज़रूर देखते रहिए वीडियो को। 2nd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर, 1st सेमेस्टर, सेमेस्टर वाइज की जितनी भी क्लासेस है सारी चलती रहेंगी। 1st सेमेस्टर वाले बिल्कुल बिल्कुल चिंता ना करें, उनके लिए भी क्लासेस आ रही हैं धीरे धीरे, सारी चीज़ें मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। तो 3rd सेमेस्टर वाले बिल्कुल अब घबराइए नहीं, सारे प्रश्न हमने आपको बता दिया है और वीडियो भी अपलोड करा दिया है। आपको केवल तैयारी करना है। 4th सेमेस्टर में जितने भी छात्र गए हैं उनके लिए बहुत भी अच्छी बात है कि वो अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे, सिलेबस बता देंगे, उस तरीके से आपको प्रश्न भी अपडेट कराते रहेंगे। तो अगली वीडियो में आप लोगों के साथ फिर से उपस्थित हूं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।